आकृति की मानो जिंदगी ही उजड़ गई थी। उसके पति अनुराग ने 1 महीने पहले घर पर ही पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। आकृति, उसके सास ससुर और देवर सब बहुत दुखी हो गए थे। अभी 2 साल पहले ही तो आकृति और अनुराग की शादी हुई थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। आकृति और अनुराग दोनों ही बड़ी आईटी कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। अनुराग को अपनी कंपनी में एक बड़ा प्रमोशन मिलने वाला था, जिसके लिए वह बहुत खुश था। लेकिन यह प्रमोशन ही अनुराग का काल बन गया था। अनुराग के कंपनी में शैली भी काम करती थी और उसके हिसाब से वह प्रमोशन उसे मिलना चाहिए था। अगर अनुराग उसके रास्ते से हट जाता तो शैली को ही प्रमोशन मिलता। शैली इस प्रमोशन के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। कुछ दिन पहले मीटू अभियान बहुत तेजी से चला था, जिसमें काफ़ी महिलाओं ने अपने ऊपर किसी पुरुष द्वारा किए गए गलत व्यवहार को मीटू के तहत दुनिया के सामने उजागर किया था। शैली ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और सोचा, दुनिया तो औरतों की बात को सच मानती है। अनुराग को रास्ते से हटाने का बस यही एक रास्ता है। शैली ने ऑफिस में बॉस से अनुराग की कंप्लेंट कर दी कि अनुराग ऑफिस में उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार करता है और उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। यह सब कुछ #मीटू लिखकर शैली ने अपने फेसबुक प्रोफाइल में भी शेयर कर दिया, ताकि अनुराग पूरी तरह से कंपनी में बदनाम हो जाए। शैली ने जैसा चाहा था वैसा ही हुआ। बिना किसी जांच पड़ताल के शैली के बॉस ने शैली की बातों को सच मान लिया, और क्योंकि उसने फेसबुक प्रोफाइल पर भी यह सब कुछ लिख दिया था, तो अनुराग को उसके ऑफिस के सारे एम्प्लॉय और उसके जानने वाले सब गलत मानने लगे। अनुराग से सच्चाई जानने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। बॉस ने बिना किसी नोटिस के अनुराग को कंपनी से निकाल दिया और बोला, ऐसे एम्प्लॉय को हम कंपनी में नहीं रख सकते। शैली जो चाहती थी वह हो गया। प्रमोशन शैली को मिल चुका था। एक प्रमोशन के लिए शैली ने इतनी नीच हरकत कर दी थी। अनुराग को ऑफिस से बेइज्जत करके निकाला गया था, जिसकी वजह से वह काफ़ी मानसिक तनाव में था। ऊपर से इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाया गया था। वह घर आया, घर में सबको सब कुछ बताया। घर वालों ने बोला, ऐसे कैसे, हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, देखते हैं वह कैसे साबित करेगी। इतना बड़ा झूठ तो उसने बोल दिया है, पर अब उसे इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन शैली ने तब तक हर तरफ अनुराग को इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया था कि उसे घर से बाहर निकलने में भी शर्म आ रही थी। हर कोई उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। अनुराग यह दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपने घर पर ही उसने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। अनुराग के इस कदम से उसका पूरा परिवार बिखर चुका था। सास, ससुर, देवर और अनुराग की पत्नी आकृति पूरी तरह से टूट गए थे। उधर शैली प्रमोशन पाकर काफ़ी खुश थी। उसने ऐसा नहीं सोचा था कि अनुराग आत्महत्या कर लेगा। उसे तो लगा था कि बस अनुराग उसके रास्ते से हट जाएगा, लेकिन अनुराग ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। शैली को इस बात का थोड़ा बहुत अफसोस था, लेकिन वह एक स्वार्थी लड़की थी, इसलिए अपने प्रमोशन को लेकर वह ज़्यादा खुश थी। अनुराग के जीने और मरने से उसे क्या फ़र्क पड़ता था? फ़र्क तो किसी और को पड़ता था, जिसकी वजह से किसी की सारी दुनिया उजड़ गई थी। शैली अब अपनी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर प्रमोट हो चुकी थी। काम बढ़ने के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी थी, इसलिए शैली को देर रात तक ऑफिस में रुकना पड़ता था। एक दिन शैली रात में 10 बजे अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी कि उसे लगा सामने से कोई गया है। उस वक्त शैली और एक प्यून के अलावा ऑफिस में कोई नहीं था। सारे एम्प्लॉय अपने घर जा चुके थे। शैली ने प्यून से पूछा, कोई ऑफिस में रुका है क्या? प्यून ने बोला, नहीं मैडम, सिर्फ आप ही पूरे ऑफिस में हैं। मैं आपके जाने का ही इंतज़ार कर रहा हूँ, ताकि मैं भी अपने घर जा सकूँ। शैली ने फिर बाहर गार्ड को फ़ोन किया और पूछा, क्या अभी कोई बाहर से अंदर आया है? गार्ड ने साफ मना कर दिया और बोला, नहीं मैडम, ऑफिस तो पूरी तरह से खाली है। बाहर से कोई अंदर नहीं आया। शैली को लगा कि उसे वहम हुआ होगा और वह फिर अपना काम करने लगी। लेकिन फिर शैली को लगा कि उसके केबिन के बाहर कोई खड़ा है। शैली ने जब गौर से देखा तो वह अनुराग था। शैली बहुत डर गई और उसकी चीख निकल गई। चीख सुनकर प्यून
दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और बोला, क्या हुआ मैडम, आप चिल्ला क्यों रही हैं? शैली ने बोला, वह सामने अनुराग खड़ा है, तुमने देखा? पियून ने बोला, कहाँ मैडम, यहाँ तो कोई भी नहीं खड़ा, आपको ज़रूर कोई वहम हो रहा है, प्लीज़ आप घर चले जाइए। शैली को भी लगा कि शायद उसे वहम हो रहा है, इसलिए वह तेजी से ऑफिस से बाहर निकलने लगी। उसने ऑफिस के गार्ड को बोल दिया था कि उसकी गाड़ी निकाल कर तैयार रखे, उसे तुरंत घर जाना है। शैली के कार की चाबी कंपनी के गार्ड के पास रहती थी और वह उसके निकलने पर उसकी गाड़ी पार्किंग से बाहर निकाल कर ले आता था। शैली जब गेट पर पहुंची तो उसकी गाड़ी आ चुकी थी और शैली अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गई, लेकिन वह दोबारा चीख उठी क्योंकि बैक सीट पर अनुराग बैठा हुआ था। शैली चिल्लाते हुए गाड़ी से बाहर निकल गई। गार्ड ने बोला, क्या हुआ मैडम, आप इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही हैं? शैली ने बोला, मेरी गाड़ी में अनुराग है। गार्ड ने बोला, यह कैसी बातें कर रही हैं मैडम, अनुराग सर तो अब इस दुनिया में ही नहीं है, तो वह आपकी गाड़ी में कैसे आ सकते हैं? शैली ने बोला, यकीन नहीं हो रहा तो खुद ही देख लो। गार्ड ने दरवाज़ा खोलकर देखा पर अंदर कोई भी नहीं था। उसने बोला, मैडम आपको वहम हो रहा है, गाड़ी तो पूरी तरह से खाली है। लेकिन शैली को अभी भी गाड़ी की बैक सीट पर मुस्कुराता हुआ अनुराग दिख रहा था। शैली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। शैली ने गार्ड से बोला, तुम मेरी गाड़ी वापस पार्किंग में लगा दो, मैं कैब से घर जा रही हूँ। शैली ने कैब बुक कर ली। गार्ड ने शैली की गाड़ी वापस पार्किंग में लगा दी। शैली कैब से उतरकर अपनी बिल्डिंग की तरफ तेजी से जाने लगी, लेकिन उसे बिल्डिंग के बाहर ही फिर से अनुराग दिखा। शैली डर के मारे दौड़ती हुई बिल्डिंग के अंदर घुस गई। शैली की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, हर तरफ उसे अनुराग ही अनुराग दिख रहा था। घर के अंदर जाकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वह डर के मारे अपनी आंखें भी नहीं खोल रही थी। 2-3 घंटों के बाद वह थोड़ी नॉर्मल हुई तो उसे लगा कि शायद काम के प्रेशर की वजह से उसे यह सब कुछ वहम हो रहा है। वह उठी, हाथ मुंह धोकर अपने लिए एक कप कॉफ़ी बनाई और फिर अपना फ़ोन लेकर अपनी सोशल साइट्स खोल ली ताकि उसका मन थोड़ा हल्का हो सके। लेकिन शैली एक बार फिर से कांप उठी। शैली को अनुराग की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। शैली फिर से घबरा गई कि जो इंसान इस दुनिया से जा चुका है वह उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। शैली ने अनुराग का पुराना प्रोफाइल चेक किया। अनुराग के पुराने प्रोफाइल पर एक पोस्ट डाली गई थी, आई एम बैक टू टेक माई रिवेंज, बी रेडी। यह सब कुछ देखकर शैली बहुत ज़्यादा डर गई और डर के मारे उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। शैली रात भर डर के मारे सो नहीं पाई और सुबह होने का इंतज़ार करती रही। सुबह होते ही वह अपने घर से बाहर निकल आई, लेकिन अब वह कहाँ जाती? इस बड़े शहर में वह अकेली रहती थी, अपने घर वालों से बहुत दूर। शैली ने फिर ऑफिस जाने की ही सोची। उसने कैब बुक की और ऑफिस पहुंच गई। अभी ऑफिस टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था। शैली करीब 2 घंटे पहले आ चुकी थी। गार्ड ने बोला, मैडम आप इतनी जल्दी आ गई? शैली ने बोला, हाँ मुझे कुछ काम था, और वह अंदर जाने लगी। शैली को ऑफिस के अंदर भी डर लग रहा था कि यहाँ पर अनुराग दोबारा ना आ जाए, लेकिन अभी सब कुछ शांत था। शैली थोड़ा रिलैक्स हो चुकी थी और अपना कंप्यूटर खोलकर रात के बचे काम को पूरा करने लगी। लेकिन एकाएक उसके कंप्यूटर पर अनुराग दिखने लगा और बोलने लगा, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से मैंने आत्महत्या की है और आज तक मेरा नाम तुम्हारी वजह से बदनाम है। तुमने एक प्रमोशन के लिए मेरी इतनी बदनामी करवा दी, इतनी कम उम्र में मुझे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे माँ बाप, मेरा भाई और मेरी पत्नी इस दुनिया में अकेले रह गए, जिन्हें कि मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इन सब की जिम्मेदार तुम हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शैली ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और ऑफिस से बाहर आ गई। तब तक ऑफिस का प्यून भी आ चुका था। प्यून और गार्ड ने बोला, मैडम आप फिर से क्यों चिल्ला रही हैं? शैली ने बोला, अनुराग वापस आ गया है, अनुराग वापस आ गया है, वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्यून और गार्ड बोल रहे थे, मैडम आपको कोई वहम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मरा हुआ इंसान वापस आ गया है? शैली ने बोला, तुम लोग नहीं समझ रहे हो, अनुराग की आत्मा वापस आई है। इस पर गार्ड और प्यून भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और बोले,
क्या मैडम, आज के ज़माने में पढ़ी लिखी लड़की होकर आप ऐसी बातें कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर अनुराग सर वापस आ गए हैं तो हमें क्यों नहीं दिख रहा है? बाकी कंपनी के लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है? सिर्फ आपको क्यों दिख रहे हैं? शैली ने कुछ नहीं बोला और वह बाकी के एम्प्लॉयज़ का इंतज़ार करने के लिए कंपनी के बाहर ही सीढ़ियों पर बैठ गई। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है और उसने पीछे मुड़कर देखा तो अनुराग खड़ा था। अब तो शैली की हालत खराब हो गई और वह एक बार फिर जोर से चिल्लाने लगी। गार्ड और प्यून अभी वहीं थे। उन्होंने बोला, क्या हुआ मैडम, फिर से आपको अनुराग सर दिखने लगे क्या? शैली ने बोला, देखो बकवास मत करो, अनुराग सामने ही तो खड़ा है, क्या तुम लोगों को नहीं दिख रहा? उन्होंने बोला, नहीं मैडम, हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा, यहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा है। अनुराग मुस्कुराता हुआ शैली की ओर देख रहा था, लेकिन गार्ड और प्यून को कुछ भी नहीं दिख रहा था। शैली को समझ में आने लगा था कि अनुराग की आत्मा उससे बदला लेने के लिए ही वापस आई है और अब वह उसकी जान लेकर रहेगी। शैली मरना नहीं चाहती थी। उसने अनुराग के हाथ जोड़ दिए और बोली, प्लीज़ अनुराग, मुझे माफ़ कर दो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। अनुराग ने बोला, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं तो मर गया ना, और मेरी इतनी बदनामी भी हुई, मेरा परिवार भी अकेला रह गया। शैली ने बोला, प्लीज़ अनुराग, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दो, तुम जो बोलोगे मैं करूँगी, लेकिन प्लीज़ मेरी जान बख्श दो। तो ठीक है, तुमने मेरी जो बदनामी की है, पहले तुम उस बदनामी का दाग मेरे माथे पर से हटाओ। तुम आज ऑफिस खुलने के बाद बॉस और सारे एम्प्लॉय के सामने सारा सच कबूल करोगी, नहीं तो आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ठीक है अनुराग, मैं ऐसा ही करूँगी। थोड़ी देर के बाद कंपनी के सारे एम्प्लॉय आ चुके थे और बॉस भी आ चुके थे। शैली ने ऑफिस से अनाउंसमेंट की कि मैं शैली बोल रही हूँ, आप सब प्लीज़ ऑफिस के हॉल में जमा हो जाइए, मुझे आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ सब लोग आ जाइए। जब कंपनी के सारे एम्प्लॉय ऑफिस के हॉल में जमा हो गए तो शैली ने बोलना शुरू किया, अनुराग पूरी तरह से बेकसूर था, उसने मेरे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया था। मैंने उसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए बदनाम किया था ताकि वह प्रमोशन मुझे मिल सके, ना कि अनुराग को, और मैंने जो चाहा था वैसा ही हो गया। अनुराग को कंपनी से निकाल दिया गया और प्रमोशन मुझे मिल गया, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अनुराग इस वजह से आत्महत्या कर लेगा। अनुराग की आत्महत्या के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने झूठ बोला, जिसकी वजह से अनुराग की नौकरी चली गई और उसकी बदनामी हुई और उससे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं अपनी गलती मानती हूँ। शैली की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। शैली का कहा सब कुछ आवाज़ के साथ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। उसका सारा कबूलनामा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड था। तभी शैली को अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस हुआ। शैली ने घूमकर देखा तो अनुराग खड़ा था। बाकी लोग भी हैरान थे क्योंकि अब अनुराग सबको दिख रहा था। बॉस ने अनुराग से बोला, अरे अनुराग, तुम तो इस दुनिया में नहीं थे। अनुराग ने बोला, मैं अनुराग नहीं हूँ, अनुराग का जुड़वा भाई पराग हूँ। मैं और अनुराग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। शैली से उसका सच कबूल करवाने के लिए मैंने और आकृति भाभी ने मिलकर यह सब कुछ खेल रचा था, जिसमें ऑफिस के गार्ड और प्यून ने हमारा पूरा साथ दिया था। तब तक गार्ड और प्यून भी सामने आ चुके थे और उन्होंने बोला, हमें पता था अनुराग सर कितने अच्छे हैं, हर अच्छे बुरे वक्त में उन्होंने हमारी मदद की थी, वह ऐसी नीच हरकत कभी कर ही नहीं सकते थे। इसलिए जब आकृति मैडम और पराग सर ने हमसे मदद मांगी तो हम उनकी मदद करने को तैयार हो गए। पराग सर ने अपनी शक्ल और कद काठी का फ़ायदा उठाते हुए शैली मैडम को यह साबित कर दिया कि वह अनुराग की आत्मा है, और शैली मैडम ने डर के मारे अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। शैली हैरानी से पराग की ओर देख रही थी और उसे सब कुछ अब समझ में आ रहा था कि क्यों अनुराग सिर्फ उसे दिख रहा था, गार्ड और प्यून को क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि वह दोनों उसके साथ मिले हुए थे और उन्हें भी सब कुछ दिख रहा था, पर वह नाटक कर रहे थे। लेकिन शैली को अभी तक एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसके कंप्यूटर में अनुराग कैसे दिखने लगा था। तब तक पराग ने बोला, हाँ हाँ शैली, मुझे पता है तुम यह सोच रही हो ना कि तुम्हारे कंप्यूटर में अनुराग आकर तुमसे कैसे बातें करने लगा कि वह तुमसे बदला लेगा। तो मैं बताता हूँ, मैं एक प्रोफेशनल हैकर हूँ
और मैं दुनिया में कहीं से भी किसी का भी कंप्यूटर हैक करके उस पर कुछ भी प्ले कर सकता हूँ। अब समझ में आया। शैली ने अपना सिर पकड़ लिया कि वह इतनी आसानी से इनके झांसे में आ चुकी थी। तब तक पुलिस भी आ चुकी थी, जिसे कि आकृति लेकर आई थी। आकृति ने पुलिस वालों से बोला, गिरफ्तार कर लीजिए इस घटिया औरत को। इसकी वजह से मेरे पति की जान चली गई और बदनामी भी हुई। इसका सारा कबूलनामा ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है और कंपनी के गार्ड और प्यून ने अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड किया है। इसे बाहर रहने का कोई हक नहीं। इसकी जगह जेल के अंदर है। पुलिस ने शैली को अनुराग को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए गिरफ्तार कर लिया। अब शैली अपनी असली जगह पर पहुंच चुकी थी। आकृति अनुराग को याद कर रही थी और बोल रही थी, अनुराग, आज मैंने तुम्हारी मौत का और तुम्हारी बदनामी का बदला ले लिया है। तुम जहाँ भी हो, कम से कम यह सुकून तो होगा कि तुम निर्दोष साबित हो चुके हो और इसमें तुम्हारे भाई ने मेरा पूरा साथ दिया है। कुछ दिनों के बाद आकृति के सास ससुर ने उससे बोला, आकृति, तुमने अपने पति का बदला लेकर यह साबित कर दिया कि तुम अपने पति यानी कि हमारे बेटे अनुराग से कितना प्यार करती थी और ऐसी पत्नी हर पति को मिलनी चाहिए। बेटा, अकेले इतनी बड़ी पहाड़ सी जिंदगी काटना मुश्किल है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम पराग से शादी कर लो। अनुराग जहाँ कहीं भी होगा तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश होगा। आकृति हैरानी से अपने सास ससुर की ओर देख रही थी। सास ससुर ने बोला, हमने बहुत सोच समझकर यह फैसला किया है और पराग भी हमारे इस फैसले से सहमत है। बस तुम्हारे सहमति की ज़रूरत है। आकृति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने बोला, मम्मी पापा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, फिर मैं आपको सोच कर बताती हूँ। सास ससुर ने बोला, बिल्कुल आकृति, जो भी तुम्हारा फैसला होगा वह हमें मंजूर है। तुम अपना पूरा वक्त ले सकती हो। 6 महीने के बाद आकृति अब काफ़ी सामान्य हो गई थी। उसकी और पराग की आज शादी थी। फेरों के वक्त आकृति को सच में अनुराग दिख रहा था, मुस्कुराता हुआ। जैसे उसके चेहरे पर अब एक सुकून था कि उसके जाने के बाद उसकी आकृति अकेले नहीं है। उसका जुड़वा भाई अब आकृति का पति बनकर हर कदम पर उसका साथ देगा।